हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई हुई है? वेक्टर में पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, और वेक्टर का मैंने एक लेक्चर आप लोग को बताया है, एक लेक्चर आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें लेक्चर 1A और 1B है, जिसमें हम स्टार्ट करके वेक्टर से पहले ही फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसके स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और टाइप्स ऑफ वेक्टर मैं आप लोग को बताया हूँ। अगर आप अब तक आप लोग नहीं रिवीजन किए हैं, नहीं देखें, तो जल्दी से पहले उस वीडियो लेक्चर को देखें, तब यहाँ पे आएँ। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों लेक्चर नंबर 2, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आगे पोजीशन वेक्टर की, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की। क्लियर बात है बच्चों? आ रहा है समझ में? ओके। तो ये कोई टाइप्स ऑफ वेक्टर्स नहीं है बच्चों, बल्कि वेक्टर का ही कुछ एनालिसिस है, वेक्टर के बारे में कुछ डीप उसका ये है डिस्क्रिप्शन है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके, चले हम लोग शुरुआत करें बिना समय गंवाए हुए, पूरी एनर्जी के साथ चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्कर कहाँ गया भाई? अच्छा, यहाँ। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोग को बता रहा हूँ पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर वंस अगेन, मैं अब कोई नया टाइप्स ऑफ वेक्टर नहीं बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ वेक्टर मुझे बताना था, मैंने बता दिया। उसके अलावा भी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। देखो, फिजिक्स वेक्टर जो है वो आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, मैथ्स में भी पढ़ना है। मैथ्स में आप लोग बहुत डिटेल्स वेक्टर पढ़ेंगे 12th क्लास में, लेकिन हम लोग फिजिक्स वाला वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं पढ़ना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह जब बेसिक मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ेंगे, जब मैं डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हमको फिजिक्स में यूज़ है, और बहुत डिटेल्स डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे क्लास 12th कैलकुलस में। क्लियर बात है? तो आते हैं हम लोग। तो बच्चों, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की। बच्चों, अगर कोई पॉइंट है, एकदम समझना है ध्यान से, अगर कोई पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है P। कैसा पॉइंट? P पॉइंट। यह पॉइंट है P, और यह पॉइंट है P, और अगर P पॉइंट का पोजीशन मुझे बताना हो, P पॉइंट का पोजीशन मुझे बताना हो, तो कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? जैसे मान लीजिए कि आप लोग गांव में हैं, है ना, और आप लोग गांव में हैं, और गांव में एक मंदिर है, ठीक है। बोलो, क्या मंदिर वंदिर की बात कर रहे हैं सर आप? कुछ और अच्छा बोलिए, मन लगने लगे, दो थप्पड़ पिटाओगे। तो मान लीजिए क्या है, मंदिर है, गांव में एक मंदिर है। तो मंदिर का अगर हमको पोजीशन बताना है, पोजीशन कहने का मतलब उसका लोकेशन बताना है, वो कहाँ पे है, तो हमको उसको बताने के लिए बच्चों कम से एक एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। मान लीजिए हम अपने घर पे हैं, तो घर से बताएंगे कि इधर है, या इधर है, या इधर है। क्लियर बात है? कितना दूरी पे अप्रोक्सीमेटली बताते हैं। ठीक। अगर मान लीजिए कि हम घर में ना रह करके मार्केट में हैं, तो मार्केट से कुछ और होगा। क्लियर बात है? मतलब सबसे पहले क्या करना होगा कि जहां से हम लोग जहां पे हैं, या जहां से बता रहे हो, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। जहां से हमको बताना हो, उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, या चूज करना होता है। मान लीजिए कि एक नया नया आदमी गांव में गया, या नया नया आदमी आप कहीं पे गए, सपोज कर लो दूसरे गांव में गए, दूसरे शहर में गए, तो आप लोग सपोज कर लो, बोलते हैं, मान लो कि आप चंपा के यहाँ जा रहे हैं, तो आपको रास्ता देखा हुआ नहीं है, तो जाते हैं रास्ता में, चलते 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 पूछते हैं किसी से कि भाई चंपा का घर किधर मिलेगा, तो क्या बताता है कि देखिए यहाँ से आप 100 मीटर आगे जाइए, वहां पर एक तो टर्निंग मिलेगा, एक बरगद का पेड़ रहेगा, है ना, बरगद का पेड़ रहेगा, और वहां से आपको टर्न ले लेना है, राइट टर्न ले लेना है, और सीधा 100 मीटर चले जाइएगा, तो आपको चंपा का घर मिल जाएगा। तो रेफरेंस क्या बताया? बरगद का पेड़, वो जो टर्निंग है, कि वहां से क्या करना है, हमको 100 मीटर लेना है। तो बच्चों, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। क्लियर बात? तो इसका पोजीशन वेक्टर बताने के लिए for the position of point P, a reference point is chosen.
एक रेफरेंस पॉइंट क्या करना होता है बच्चों, चूज करना होता है। मान लीजिए कि ओ पॉइंट से लेट द रेफरेंस पॉइंट बी ओ। हमने क्या मान लिया बच्चों कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओ है। तो ओ से अब हमको इसका पोजीशन बताना है। ओ से पॉइंट पी का हमको पोजीशन बताना है। तो ये जो होगा, ये जो पोजीशन होगा, ये आर जो हम लोग बोल रहे हैं, या आर ही क्या होगा, या ओपी क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो अब हमको बताना होगा लोकेशन, तो ये हो गया कि ओ से पी तक। अब कितना कितना है, मान लीजिए कि अब मैग्नीट्यूड अगर बताना होगा, मान लीजिए कि बोल दिया आपको कि वो बरगद का पेड़ मिलेगा और वहां से चल जाइएगा तो आपको चंपा का घर मिल जाएगा। चंपा वहां पे चाय बना करके इंतजार कर रही है आपका, कॉफी बना करके, तो है ना। तो वहां पे अब अगर ये बोल दे कि सीधा चल जाएगा, तो सीधा कहाँ चल जाएगा, कहाँ जाके रुकेंगे, एक कोई बताएगा तब ना कि इतना मीटर चलिएगा, इतना किलोमीटर चलिएगा, तब ना। तो उसके लिए बच्चों डिस्टेंस का जानकारी होना चाहिए, जानकारी पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये जो ओ पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं बच्चों, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया, ये जो कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट स्मॉल वाई। क्लियर बात है बच्चों, आ रहा है समझ में, पक्की बात। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, देन आर वेक्टर और ओपी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। एकदम ध्यान से देखो समझ में आया कि नहीं आया। पॉइंट पी था, इसका हमको पोजीशन वेक्टर बताना था। ये पॉइंट कहाँ पे है, किसी प्लेन में है या स्पेस में है। जेड कोऑर्डिनेट भी आ सकता है बच्चों, अगर स्पेस में रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट कंसीडर करके चल रहे हैं, आपकी उम्र का ध्यान रखकर। अभी बच्चे हो, तुम लोग काफी छोटे हो। तो एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ा, वो पॉइंट हमने चूज किया ये। अब यहाँ पे इसका लोकेशन बताने के लिए, इसके कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चुनना पड़ा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। माना कि ओ से इसका जो कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट वाई है, किसका, पॉइंट पी का। तो यह जो ओपी वेक्टर होगा, वो से पी को मिलाने वाला जो लाइन होगा, वही क्या कहलाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। इसको हमने एक वर्ड में, एक लेटर में हमने आर, वर्ड नहीं लेटर, आर कैप बोला इसको, सॉरी आर वेक्टर बोला इसको। तो द वेक्टर, देन वेक्टर आर और वेक्टर ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो यही जो ओपी वेक्टर होगा या आर वेक्टर होगा, यही क्या होगा, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर होगा। क्लियर बात है बच्चों, आ रही बात समझ में, हाँ बढ़िया। तो अब हम लोग अगर लिखना चाहें आर वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिखना चाहें, आर वेक्टर का है, धोखा दे रहे हो भाई, वेक्टर आर, धोखा दे दिया। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, धोखा मिल गया भैया, क्या करें। अरे करना क्या है भाई, छोड़ो वो सब। तो वेक्टर आर और वेक्टर ओपी इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, मैंने बताया कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरे या तो एनालिटिकल मेथड से या फिर ज्योमेट्रिकल मेथड से। ज्योमेट्रिकल मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो, लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पर बच्चों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम किस तरह से रिप्रेजेंट, जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड। क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स है, तो एक्स आई कैप लिख देंगे यहाँ पे और प्लस वाई जे कैप। क्लियर बात है बच्चों, आया है समझ में। वही सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि कोई पॉइंट है क्यू, एकदम ध्यान से देखो, मान लिया कि कोई पॉइंट है यहाँ पे क्यू है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए ओ पॉइंट से, ओ से जो ओ पॉइंट से जो इसका कोऑर्डिनेट है, जो पोजीशन है, मान लीजिए कि एक्स डैश है और वाई डैश है, बोल हाँ कि ना। तो इसका जो ये मान लीजिए वेक्टर एस वेक्टर है, तो इसका अगर हम क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें, कहाँ से, ओ से,
ध्यान रहे भाई, पोजीशन वेक्टर चेंज कर जाएगा। जैसे ही रेफरेंस पॉइंट चेंज किया वैसे ही क्या होगा, पोजीशन वेक्टर चेंज करेगा। कैसे बोलो, कैसे कैसे? मान लीजिए मंदिर वाला कहानी जो सुना है, आप अगर अपने घर पे हैं तो मंदिर का बताइएगा, मंदिर वहां से कैसे कैसे जाना है। अब अगर सपोज कर लो कि तुम मार्केट में हो तो मार्केट से भी वही रास्ता से जाएगा मंदिर, या उतना ही डिस्टेंस लगेगा, वही पोजीशन होगा उसका। मान लीजिए आप चंपा के घर में हैं तो चंपा के घर से भी वही रास्ता होगा, उतना ही डिस्टेंस लगेगा, नहीं ना। जैसे जैसे रेफरेंस पॉइंट चेंज करेगा, जिस तरह जब चेंज करेगा तो उसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज करे। क्लियर बात है बच्चों? एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये दोनों पॉइंट को मैं लिखवाऊंगा भी। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक रेफरेंस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट का एक ही पोजीशन वेक्टर हो सकता है। बोल हाँ कि क्या दूसरा हो सकता है? नहीं हो सकता। मान लीजिए कि ये पॉइंट P है और O पॉइंट है, O पॉइंट से अगर हमको P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखना है तो बस यही एक हो सकता है बच्चों, कोई दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, मान लीजिए कि ये P पॉइंट को अब यहां से हम ऑब्जर्व करें तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। क्लियर बात? चलिए वो मैं लिखवाऊंगा। फिलहाल यहां पर अगर हमको OQ वेक्टर लिखना है, OQ का मतलब Q का अगर पोजीशन वेक्टर लिखना है तो ये है S वेक्टर, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? OQ वेक्टर बोल रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप। देखो समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात? पक्की बात। ओके बच्चों, नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलो बच्चों, तो लिखते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट, नोट पॉइंट क्या है भाई पोजीशन वेक्टर के लिए? नोट पॉइंट है फर्स्ट में, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, देयर इज वन एंड ओनली वन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट from the given reference point। और दूसरी बात क्या बच्चों, सेकेंड नोट पॉइंट में क्या होगा? द पोजीशन वेक्टर changes if we change a reference point, है ना। मतलब एक ही पॉइंट है, उसका अलग अलग पोजीशन वेक्टर होगा अगर हम उसे अलग अलग जगह से, अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से उसका पोजीशन वेक्टर देखें। मान लीजिए कि मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरा यहां से पोजीशन, यहां से अगर देखा जाए तो कुछ और पोजीशन होगा, आपके घर से देखा जाए तो कुछ और होगा, आपके मार्केट से देखा जाए तो कुछ और होगा, चंपा चंपा के घर से देखा जाए तो कुछ और होगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नोट कर लिया? बढ़िया बच्चे हैं। ये सब कोई टाइप्स ऑफ वेक्टर नहीं है बच्चों, ये वेक्टर का एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ। जिस तरह से एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ेंगे, उसी तरह से ये क्या है, एप्लीकेशन है वेक्टर्स का। ला 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 देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है? 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे या और पहले क्लास में भी पढ़े होंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब बात आती है कि यार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह दिया तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्शन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डायरेक्शन भी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे देखो सिंपल सा एग्जांपल, एकदम ध्यान से देखना। देखो ये एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है
50 और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। क्लियर बात। और इसका कोऑर्डिनेट है 10,0। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, या अगर एक पार्टिकल पहले ए पे था बी पे चला गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तपाक से बोलते हो। कैसे? तपाक से क्या बोलते हो कि 5, अगर यह मीटर में है तो 5 मीटर। कैसे बोले? 10 में से 5 को घटा दिया, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही ना। इसका फाइनल पोजीशन कितना है? 10 है, और -5 कर दिए तो क्या गए? 5 मीटर आ गए। अच्छा, हमको y कोऑर्डिनेट नहीं देखना पड़ा, क्यों? क्योंकि क्या है, ये 0 0 है। लेकिन अगर सपोज कर लो कि y कोऑर्डिनेट भी रहता, ये a यहां पर ना होकर के यहां पर होता, a यहां पे होता 5,2, और b यहां पे ना होकर के और b यहां पे होता, जिसका कोऑर्डिनेट है 10,4। तब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? फिर तो x कोऑर्डिनेट को भी सबट्रैक्ट करना पड़ता, डिफरेंस निकालना पड़ता, और y कोऑर्डिनेट का भी निकालना पड़ता। बच्चों आ रही बात समझ में? पक्की बात है ना। तो ठीक उसी तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं। आइए समझते हैं। समझना है भाई। हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं, 4 5 ना लेकर के एक्स वाई ले लेते हैं भाई। मान लो एक पॉइंट है ए, इसका जो कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। क्लियर? कहां से? ओ पॉइंट से। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है OA, मतलब OA वेक्टर, इसको हमने क्या कह दिया? RA वेक्टर कह दिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। और एक दूसरा पॉइंट है बच्चों B, जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, जिसका ये है पोजीशन वेक्टर, इसको हमने बोल दिया RB। क्लियर बात है? तो अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, फाइनल पोजीशन है B और इनिशियल पोजीशन है A, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल से स्टार्ट करके। तुम काहे टपक रहे हो जी? क्लियर बात है बच्चों? और इसको हम लोग बोलेंगे AB वेक्टर। A से स्टार्ट हुआ है, B पे जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? AB वेक्टर। और AB वेक्टर क्या हो जाएगा? AB वेक्टर जो हो जाएगा, चलिए हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं। The coordinates of A are x1, y1, z1। तो इसलिए क्या हो जाएगा? RA क्या हो जाएगा? RA वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या हो जाएगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बोलो हाँ कि ना। और the coordinates of B are x2, y2, z2। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा RB जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा ना भाई? x2 प्लस ये यहाँ से जितनी गाड़ियाँ जाती है ना, सब अटेंडेंस बना कर जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई बिना अटेंडेंस बनाए हुए नहीं जा सकता, सबको हॉर्न बजाना जरूरी है। x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हुआ, मतलब AB वेक्टर इज गिवन बाय, तो हम लोग क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट वाले में? क्या करते हैं? फाइनल का कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यही तो करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा? AB वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? RB माइनस RA। क्लियर बात है? आई नहीं समझ में? पक्की बात? नोट करो, बोर्ड छोटा पड़ गया, मैं नीचे लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा। क्लियर बात? मिटाऊं ऊपर से थोड़ा सा? ओके।
ओके ओके ओके, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा। आर बी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। अरे हाँ ना बोल भाई। तो ये भी वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। अब किसी किसी को यही समझने में 2-3 दिन लग जाएगा। कैसे किए? अरे भाई आई कैप वाले को एक साथ कर दिए, जे कैप वाले को एक साथ कर दिए और के कैप वाले को एक साथ कर दिए, साथ मिला दिए। साथ मिलवाना नो कमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर बात है? आया है समझ में यहाँ तक की बातें? पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है समझ में आया है? पक्की बात है, एकदम पक्की बात, उससे भी पक्की बात। ओके, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नोट कीजिए इसको। अरे तुम लोग को समझ में आ रहा है कि ऐसे ही सिर्फ वीडियो देखते जा रहे हो? कुछ बोलते बोलते हो नहीं तुम लोग, कैसा समझ में आया नहीं आया, बस मुंह बना के बैठ जाते हो। गजब हो यार तुम लोग सब। नेक्स्ट एक बच्चों मैं चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, एक जादू दिखाता हूँ। देखो, जैसे गांव में जादू वाला आता है ना, दिखाता है। मतलब गांव की बात ज्यादा करते हैं, शहर की बात नहीं करते हैं। भाई मेरा जन्म गांव में हुआ, गांव में ज्यादातर रहे हैं, पले बड़े हैं, तो गांव की चीज ज्यादा याद आती है। चलिए, तो एक नोट पॉइंट आप देखिए। जैसे मैंने एक वेक्टर दिया बच्चों, एकदम ध्यान से देखना, नहीं तो थोड़ा सा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, है ना? कैसे? जब जादूगर दिखाता है, आता है पैकेट में से कबूतर निकालता है, तो आप लोग का ध्यान एकदम वहीं रहता है, देखते हैं कैसे पकड़ाता है कि नहीं पकड़ाता है, कन्ने से घुसाया कबूतर वाके नहीं। तो वही देखना यहाँ पे, जैसे ही और कितना भी ध्यान से देखते हो तो कबूतर को घुसते हुए नहीं देखते हो, निकलते हुए ही देखते हो। नहीं, बट यहाँ पे घुसते हुए भी दिखाई देगा। देखो, कई लोग कबूतर ध्यान में लगे, कबूतर कहाँ से आएगा? देखिए चंड से। देख, एक कोई वेक्टर, ओ ए वेक्टर है, इसका नाम हमने दिया ए वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर में क्या क्या चीज है? इसका जो लेंथ है, ओ से ए तक का लेंथ है, वो इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, राइट? और ये जो डायरेक्शन है, ये जो एरो है, ये इसका डायरेक्शन बता रहा है, राइट? अगर सपोज कर लो इसको हम यहां से उठा करके और स्लाइड करके आगे रख दें, मतलब ये, अब मुझे एक चीज बताओ, इसको अगर हमने स्लाइड करके आगे रख दिया, स्लाइड कर दिया, राइटवर्ड स्लाइड कर दिया, मतलब एक चीज बताओ, क्या इसका लेंथ घट गया? नहीं। बढ़ गया? नहीं। मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, राइट? और अगर हमने सिर्फ पैरेलली इसको स्लाइड किया है तो इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया, राइट? इसका मतलब वेक्टर चेंज नहीं किया। अरे वेक्टर में क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। जब मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया, डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया, मतलब वेक्टर वही का वही है, वो चेंज ही नहीं कर रहा है। अरे बोल हाँ कि ना? क्लियर? मतलब जब हम इसको राइट शिफ्ट किए, स्लाइड किए, तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आया। अच्छा देखो, अगर सपोज कर इसको हम लेफ्ट स्लाइड करें, सिर्फ स्लाइड करना, ऐसा नहीं कि उठा के मोड़ के रख देना, मोड़ के, ऐसा नहीं। तो सपोज कर इसको हम लेफ्टवर्ड स्लाइड कर रहे हैं ऐसे, तो ये यहां पे आ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, फिर से क्या इसका लेंथ चेंज किया, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज किया? नहीं। क्या डायरेक्शन चेंज किया? नहीं।
मतलब अगर एक वेक्टर को हम लेफ्टवर्ड स्लाइड कर दें तब भी वेक्टर चेंज नहीं होगा, वह एज इट इज रहेगा। क्लियर बात है? ओके। अगर हम इसको ऊपर स्लाइड करते हैं ऐसे, सिर्फ स्लाइड करना है ऐसे, सर सर, ओए एक ऐसे क्लास में बच्चा था, ठीक है, बता रहा हूं मैं तुम लोग को। तो लोग सपोज को बाहर उधर जाना है, किसी को इमरजेंसी आ गई, ठीक है, किसी किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम रहता है कि जब क्लास लगती है, क्लास में सर आते हैं तभी लगता है। तो एक क्लास बच्चा था, वो आज से 1-2 साल पहले, तो उसको जब मैं क्लास में आता था तभी उसको लगता था, टेक्निकल फॉल्ट था उसमें, टेक्निकल प्रॉब्लम था कुछ अंदर से। तो जब मैं क्लास में आऊँ, जब मेरी घंटी हो, जब मैं क्लास में जाऊँ, तो उसके बाद, और वो सर नहीं कहता था, आराम से धीरे धीरे कही, सर सर, धीरे धीरे बोलता रहेगा वो, एक बार खड़ा होकर नहीं बोलता था, धीरे धीरे बोलता रहता था सर। अब हमको रिकॉग्नाइज करने में लग जाता था पहले के 4-5 मिनट कि किधर से बोल रहा है वो, ठीक है। जब मैं रिकॉग्नाइज करता था उसके बाद मैं पूछता था क्या हुआ, बहुत जोर से लगा हुआ है, तब मैं उसको भेजता था, ठीक। तो स्टार्टिंग के 1 वीक तो मेरा उसको समझने में लग गया कि क्या इशू है, ठीक है। चलो, होता है। तो जब मैं इसको ऊपर की तरफ स्लाइड किया ओए वेक्टर को, तब भी इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, ना ही डायरेक्शन चेंज किया, मतलब अब भी वो वही वेक्टर है। और इसको मैं नीचे की तरफ भी शिफ्ट कर दूं, स्लाइड कर दूं, तब भी इसमें बच्चों कोई चेंजिंग नहीं आया। हाँ, अगर हम वेक्टर को रोटेट करते हैं, ऐसे मुड़ाते हैं, तब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तब तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या आया कि आप एक वेक्टर को पैरेलली स्लाइड कर सकते हो। यू आर फ्री, आप फ्री हैं, आप किसी वेक्टर को पैरेलली स्लाइड कर सकते हैं। वेक्टर को पैरेलली स्लाइड करने में वेक्टर में कोई किसी तरह का चेंजिंग नहीं आएगा। क्लियर? तो नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं, वी आर फ्री a vector can be स्लाइड, कैन भी आएगा तो स्लाइडेड, थर्ड फॉर्म को पता नहीं स्लाइड है। चलो, पैरेलल टू इटसेल्फ एंड नो एनी चेंज इन वेक्टर occurs in doing so, और ऐसा करने में वेक्टर में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है, मतलब जो वेक्टर था अभी भी वही है। क्लियर बात है बच्चों? तो यहां तक नोट कीजिए, और फिर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चले बच्चे, हम लोग अब पर देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, इसको समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि किसी भी एंगल को दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहेंगे कब। क्लियर बात? तो इसमें बच्चों 2 पॉइंट्स ध्यान देने वाली बात, एकदम ध्यान से समझना, 2 पॉइंट्स जो है वो ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहला ये कि किसी भी एंगल को दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तब कहेंगे जब दोनों वेक्टर्स जो हैं वह एक पॉइंट से निकलते हों, एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, वो उनका ऑरिजिन एक ही पॉइंट पे है, मतलब टेल उनका कॉन्साइड कर रहा है, और दोनों का वेक्टर साइन जो है वो, एरो साइन जो है वो क्या है, आउटवर्ड। क्लियर बात? हेलो, आ रहा है समझ में? और दूसरी बात ये कि दो वेक्टर्स के बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहेंगे। मुझे पता है बात थोड़ा थोड़ा सर से ऊपर चला गया, लेकिन जब मैं फिगर बना के समझाऊंगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, आई होप सो, अगर आप लोग सुनेंगे अच्छे से तो।
क्लियर बात है बच्चों? समझना, 2 पॉइंट्स मैंने बताया। सबसे पहला क्या कि दोनों वेक्टर्स का टेल्स कौन साइड होना चाहिए, मतलब दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, दोनों वेक्टर का जो वेक्टर साइन, जो एरो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए एक पॉइंट से। और दूसरी बात, उनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा, दो वेक्टर्स के बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा, वही उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलिए समझते हैं इसको। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी इस फॉर्म में होने चाहिए। देखिए ये पॉइंट है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये सपोज कर लो ओ पॉइंट है, तो ओ पॉइंट से ही ओ ए वेक्टर स्टार्ट हो रहा है और ओ पॉइंट से ही ओ बी वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। क्लियर बात? तो पहले कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। देखो मान लो ये एंगल है थीटा और ये एंगल है अल्फा। क्लियर? तो अब दोनों में देखो बड़ा कौन सा है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है। ऑब्वियस ही बात है, थीटा जो है वो छोटा है और अल्फा क्या है, बड़ा है, राइट? तो छोटे वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और अल्फा ये यहां भी कटा हुआ है और यहां भी कटेगा। अल्फा इज नॉट said to be एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अल्फा को हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल नहीं कहेंगे, ऐसा, राइट? आ रहा है बच्चों समझ में? पक्की बात है? ओके। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं। क्या बताया हमने? सबसे पहला क्या, टेल जो है वो कॉन्साइड करना चाहिए, मतलब दोनों के एक ही पॉइंट पे इससे ओरिजिनेट होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि दोनों के बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहेंगे। क्लियर? चलिए नोट करते हैं इसको। फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, 2 points must be kept in your mind। सबसे पहला क्या, the tails of both vectors must coincide। इसको दूसरे वर्ड में कह सकते हैं, और you can say both vectors start from the सेम पॉइंट। दोनों वेक्टर जो हैं वो सेम